नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों का यह सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए आज देश को संबोधित किया। साल 2023 में मन की बात कार्यक्रम का ये पहला एपिसोड है। आज मन की बात कार्यक्रम का 97वां एपिसोड है। साल के पहले एपिसोड में पीएम मोदी ने न्यू इंडिया की प्रगति की कहानी को देशवासियों के साथ साझा किया। इसी के साथ देश के विकास के लिए अपने विचारों को पीएम ने शेयर किया। वहीं आज होने वाले एपिसोड में पीएम मोदी ने ज्वार, बाजरा, कोदी, मोटे अनाज की विशेषताओं पर भी बात की। हाँ? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोटे अनाज के हब के तौर पर वो देश को विकसित करने का विजन रखते हैं। साल 2022 के अंतिम कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पर्यावरण से जुड़ी बातों का जिक्र किया था। और गुजरात में पेपर लीक के मुद्दे पर बवाल शुरू हो गया है। गोधरा और जामनगर सहित कई शहरों में उम्मीदवारों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पेपर लीक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा 29 जनवरी को होनी थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। एग्जाम का पेपर लीक होने के बाद इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। पंचायत जूनियर क्लर्क की 3,350 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में 17 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम देने वाले थे। परीक्षा सुबह 11 बजे से आयोजित होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही पेपर लीक होने की खबर आ गई और एग्जाम रद्द कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने देर रात पेपर के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई और अभी ये साफ नहीं है कि दोबारा परीक्षा कब होगी। आपको बता दें कि गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड ने जूनियर क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। गुजरात जूनियर क्लर्क पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या इसकी समकक्ष कक्षा पास करना जरूरी है। इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होना है। और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी शहजाद की मौत हो गई है। वो तिहाड़ जेल में बंद था और बीमार था। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में उसे साल 2013 में सजा हुई थी, जबकि इसके दो साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे। शहजाद की उम्र 32 साल थी। तबीयत खराब होने के कारण पहले उसे जीटीबी अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद दिल्ली के एम्स रेफर कर दिया गया। अदालत ने उसे बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और अन्य अधिकारियों पर हमला करने का दोषी ठहराया था। और नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास कार में भीषण आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। अभी तक आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। कार चालक ने समय रहते अपनी जान बचा ली। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची और फायर कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना, हम आपको बता दें नोएडा की यह घटना है, जहां पर कार में भीषण आग लग गई। कार चालक ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बढ़ेंगे
ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में एक 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति ने नशे की हालत में मासूम भाई बहन के साथ डिजिटल रेप किया। बता दें कि आरोपी पीड़िता का पड़ोसी है। परिजनों की शिकायत पर थाना दनकौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी राशिद को गिरफ्तार कर लिया है। राशिद का पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। राशिद पर धारा 376, 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वादी की तहरीर पर थाना दनकौर में दिनांक 27 जनवरी 2023 को धारा 376, 377 आईपीसी एवं पॉक्सो एक्ट एवं SC/ST एक्ट की सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पे ACP 3rd मौजूद हैं। वादी की तहरीर पर थाना दनकौर में दिनांक चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में इन दिनों लगातार अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल कर दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अगर दिल्ली में किसी भी तरीके की आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन कितना मुस्तैद है। इन लोग दिल्ली के व्यस्त इलाकों में से एक माना जाता है। वहां पर मॉक ड्रिल कर सभी विभागों की सक्रियता देखी गई। राजधानी दिल्ली के अंदर ब्लॉक में अगर किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो उससे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस कितनी मुस्तैद है, इसको लेकर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके जरिए लोगों को भी जागरूक किया गया कि अगर किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो उसे किस तरीके से निपटा जा सकता है। एक कॉल थी कि 3 टेररिस्ट ने 5 लोगों को हॉस्टेज बना लिया यहाँ पे। 156 पे कॉल की गई थी और कॉल को देखते ही हमारे लोकल पुलिस सराय रोहिल्ला ने यहाँ पे रिस्पांस टाइम उनका काफ़ी अच्छा था। 6 मिनट में वो लोग यहाँ पे आ गए थे और बाकी भी हमारा सभी स्टाफ आ गया था और फिर तुरंत बाकी एजेंसीज जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की, हमारी मॉरिस नगर की टीम है और स्पेशल सेल है, स्वाट की टीम है, उनको और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सभी को फ़ोन कर दिया गया और एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया लोकल पुलिस के यहाँ पहुँचते ही। और उसी टाइम स्कूल की छुट्टी भी हुई थी तो बच्चों को भी हमने यहाँ सेफली यहाँ से निकाला और थोड़ी देर बाद में लोकल पुलिस के बाद स्पेशल स्टाफ की भी टीम आई। उन्होंने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और एरिया को सेफ किया ताकि बाहर कहीं फायरिंग ना हो। उसके बाद करीब 1-1.25 घंटे बाद स्पेशल सेल की स्वाट टीम आई, उन्होंने टेक ओवर किया और फिर करीब 3:40 तक ऑपरेशन चला और 3:40 पे हमने जो तीनों टेररिस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। और इस प्रोसेस में 2 लोग पहले इंजर्ड हुए थे, उनको एम्बुलेंस ने शिफ्ट करा दिया था हॉस्पिटल, हिंदूराव हॉस्पिटल, और लास्ट में जो 3 इंजर्ड थे उनको भी शिफ्ट करा दिया गया है। तो मॉक ड्रिल काफ़ी सक्सेसफुल रही हमारी। स्वाट की टीम ने काफ़ी अच्छे से एक्शन किया और लोकल लोगों को भी यहाँ पे थोड़ा अवेयर किया कि मॉक ड्रिल के टाइम पे। और मंगोलपुरी इलाके में शनिवार की सुबह बेखौफ बदमाशों ने मोबाइल फोन की दुकान पर चोरी करने की कोशिश की। करीब 5 की संख्या में आए बदमाशों ने दुकान के शटर को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए, लेकिन शटर तोड़कर काफी नुकसान जरूर किया। दुकान का शटर तोड़ने के लिए बदमाश सब्बल और सरिया जैसे कई हथियार गाड़ी में लेकर आए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। और दिल्ली के चंदन विहार इलाके में घर के अंदर महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, जिसमें पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। महिला की 3 से 4 दिन पहले मौत की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि कमरे से बदबू आने के बाद मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
16 नंबर में अभी हम गए थे सुबह सुबह, ऐसे पता लगा प्रशासन वगैरह आया था बुराड़ी थाना का। तो जब वहाँ पहुँचे तो पता लगा जो रूम में एक महिला मरी हुई है, और यहाँ का पब्लिक से पूछो, पता भी छोटा हाइट वाले बता रहे थे, तो वो मियाँ बीवी सब बच्चे सब छोटा छोटा हाइट के थे। किसी के घर में बताया तो वहाँ गए तो देखे वास्तव में। सुनने में आया था 3-4 दिन पुरानी बॉडी है। हाँ, सुनने में तो आ रहे हैं, बोल रहे हैं बदबू मार रहा है। हाँ, हाँ, तो ये अभी तो एम्बुलेंस आए हैं, उनको बुराड़ी प्रशासन अपना ले गए हैं। उनके परिवार का कोई यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता चला? कुछ अभी तक उसमें पता नहीं लगा है। वो तो बोल रहे हैं 3-4 दिन से बदबूदार स्मेल आ रहा है। तो अब तो जब जहाँ थाना ही बताएंगे क्या जांच में क्या इलाका का सब पता लगेगा। 16 नंबर में अभी। और रोहिणी जिले की साइबर पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो इंस्टाग्राम पर एप्पल मोबाइल फोन सस्ती दरों पर देने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुल्तान और विकास के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 4 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक और 1 चेकबुक बरामद किए हैं। जिले के डीसीपी के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि सुल्तान इंस्टाग्राम पर सस्ती कीमतों पर एप्पल आईफोन के विज्ञापन पोस्ट करता था। ग्राहकों की ओर से रिक्वेस्ट मिलने के बाद वो ग्राहकों को झांसा देकर यूपीआई पेमेंट के जरिए ग्राहकों से पैसे वसूल करता था। पैसे आने के बाद वो ना तो मोबाइल फोन डिलीवर करता था और ना ही पैसे लौटाता था। विकास का बैंक खाता सुल्तान इस्तेमाल करता था। और दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।